ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੁਰੋਧਾ ਕਥਾਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਫੂਲਚੰਦ ਮਾਨਵ जी के नाल। मानव जी, साहित्यिक सांझ में आपका स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी। आज आपके घर आए हैं, अपने आप को यहाँ आने पे सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में, साहित्य के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी होगी, मगर मैं चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी के अनछुए पहलू हैं वो भी हमारे दर्शकों के सामने आए। शुरू करते हैं। आपका बचपन का जो जीवन कैसा रहा, कहाँ से आप आते हैं? गुरमान सैनी जी, नाभा जिला पटियाला मेरा जन्म स्थान। 16 दिसंबर 1945 को पिता श्री तुलसीराम जी, माता श्रीमती प्रसन्नी देवी के यहाँ मैं पैदा हुआ। संघर्ष के दिन थे तब भी और बाद के बहुत सालों तक भी। सामान्य सा परिवार, किराए के मकान में रहने वाले, हर तरफ सन्नाटा और संकट। आज हैं तो कल क्या होगा, ऐसी विकट स्थितियों में मेरा बचपन बीता है। मैंने बाल मजदूरी की है। बच्चा जब बोझ ढोता है तो उसका दायित्व तो और बढ़ जाता है। 6 साल का था तो मेरे पिताजी चल बसे देहांत हो गया 1952 में। माँ, 2 भाई, 2 बहनें और पूरा दायित्व, जिसका ज्ञान नहीं था दायित्व क्या होता है, जिम्मेवारी क्या है। लेकिन माँ का आशीर्वाद साथ रहा। स्कूल में दाखिल हुआ। जैनियों के संस्कार मिले। जैन संतों ने मुझे भरपूर संस्कृतिशील बनाया। बचपन में मैं उनको फिल्मी धुनें सुनाया करता था और वो मेरे से फिल्मी धुनें सुनकर उसी तर्ज पर भजन बनाया करते थे धार्मिक। और मुझे कहते थे कि शाम को हमारी कथा में, व्याख्यान में, सत्संग में तुम गाओगे। रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में। वाह। हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। ना मुझे पंछी का पता था, ना उड़ने का पता था, और ना कुछ और जानकारी थी। तोता रटंत थी। मैं गाता था, पूरा समाज 150 लोग पीछे गाते थे, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। और मैं अपने आप को नायक मानने लग गया। यहाँ से जिम्मेदारियाँ शुरू होती हैं। ये तो रही मानव जी आपके बचपन की बात कि कैसे जीरो से हीरो एक बच्चा बनता है और भजन संध्या से आप बड़े मशहूर हो जाते हैं। तो स्कूल के बारे में बताइए आप अपने, कि स्कूलिंग कैसे हुई है? RS जैन हाई स्कूल नाभा के लोहारा गेट पे स्थित था। वहाँ उसकी प्राइमरी ब्रांच थी। मुझे वहाँ दाखिला दिलवाया गया। गुरबचन सिंह से मेरा नाम फूलचंद लिखवाया गया। अरे, बचपन में मेरा नाम गुरबचन सिंह अच्छा, रखा था मेरी माँ ने, मेरे पिता ने। जिसको भेजा था दाखिल करवाने के लिए उससे पूछा कि क्या नाम लिख दें। उन्होंने कहा फूलचंद। जन्म तारीख क्या है? 2 पौ 2002 2 पौष 2002। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, 16/12/1945 बनी और मेरा जन्मदिन रेखांकित हो गया, रिकॉर्ड हो गया। जैन स्कूल का स्थानांतरण वहाँ से पांडुसर में हुआ। हाई स्कूल था।
मेरी प्राइमरी कक्षाओं में मास्टर लीलाधर, मास्टर आसानंद, मास्टर नथुराम खूब हमें अच्छी तरह पढ़ाते थे और पीटते भी थे। वो युग था जब उंगलियों में पेंसिल दबाकर मारा जाता था, छड़ियों से पिटाई की जाती थी, रूल मारे जाते थे, कान पकड़ाए जाते थे और बालों को नोच दिया जाता था। और हम सी तक नहीं करते थे, माँ बाप को जाकर शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे शिक्षा गुरु नहीं दीक्षा गुरु थे। जब इस तरह से हमें शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, तो हम कुछ सीख भी रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते। हाई स्कूल में मैं अच्छे अंकों में पास हुआ। जेसी जोशी वहाँ हेडमास्टर थे। बाई चांस वो स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया। हायर सेकेंडरी स्कूल का मतलब था 10 की बजाय 11 जमातें पास करना। मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, 10वीं तक तो वो पढ़ा सकती थी, 1 साल और कहाँ से पढ़ाए। तो मुझे स्टेट हाई स्कूल नाभा में दाखिल करवा दिया गया। सरकारी स्कूल था, 1 साल का खर्च बचा और सरकारी स्कूल में फीस भी माफ़ हो जाती थी। वहाँ पढ़ते हुए मैंने 1961 में मैट्रिक पास की, साइंस ड्राइंग के साथ। मुझे नहीं पता था कि साइंस ड्राइंग कौन पढ़ता है और क्यों पढ़ता है, और लड़के साइंस ड्राइंग ले रहे थे, मैंने भी साइंस ड्राइंग ले ली। उसका अभिप्राय यह होता है कि आगे जाकर ओवरसीयर, इंजीनियर या किसी ऐसी लाइन में जाएंगे, अन्यथा आदमी सोशल साइंसेज पढ़ता है और उसी लाइन में आगे बढ़ता है। 1961 में जब मैं मैट्रिक पास कर गया, मेरे बड़े साहब मुनीमी करते थे अनाज मंडी में, बही में दाखिला करना, बोली होनी गेहूं की, चनों की, मकई की, और 25 रुपये महीना उन्हें मिलते थे, और उन 25 रुपये महीने से हमारा घर चलता था। लेकिन मेरी माँ को लग रहा था कि अब मेरा बच्चा किशोर हो रहा है, फूलचंद मानव, इसको भी नौकरी करनी चाहिए। तो एक हादसा हुआ, नाभा में एक हॉर्लिक्स फैक्ट्री खुली थी जी, हॉर्लिक्स फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में मुझे मजदूर के तौर पर भर्ती करवाने के लिए भेजा गया। 25 रुपये महीना, 15 रुपये महीना, कुछ तो कमाएगा। बड़े बड़े ढोल दूध वाले, उनमें दाखिल होकर उनको धोना। मुझे जब लेबर के लिए हॉर्लिक्स फैक्ट्री में भेजा गया तो मुझे मेडिकल के लिए रेफर किया गया, डॉक्टरी मुआयना कराकर। जी जी। कहीं किसी बिजली वाले स्विच में अपनी उंगली दे बैठे प्लग में और मर जाए तो फैक्ट्री को हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ईश्वर ने क्या मुझे ज्ञान दिया, मैं चार्ट पूरा नहीं पढ़ पाया, जबकि मैं पढ़ सकता था। अच्छा। मुझे मेडिकली फेल कर दिया गया, मैं बच गया, लेबर क्लास में जाने से बच गया। आपने इसको पॉजिटिव लिया? दाता जब मेहर करता है तो ऐसे भी करता है। वहाँ से आया तो प्रताप सिंह कैरों का युग था। 1961 में हरियाणा हिमाचल नहीं बने थे, संयुक्त पंजाब हुआ करता था। प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल खोले थे, हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल तो खोल दिए, लेकिन ट्रेंड जेवीटी टीचर नहीं मिल रहे थे, बहुत कम थे। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि मैट्रिकुलेट फर्स्ट क्लास जितने लड़के लड़कियां हैं सबको टेल टीचर बना दिया जाए। एक हेड टीचर मुख्य अध्यापक, एक टेल टीचर नीचे वाला। तो मुझे 17.5-18 साल की उम्र में टेल टीचर की नियुक्ति मिल गई। नाभा से 9-10 किलोमीटर दूर, उस समय मील थे, अजनौदा कलां, कनसूहा कलां, पेदना, पेदनी, कनसूहा में मुझे तैनात किया गया। जीवन दास मेरे हेड टीचर हुआ करते थे और मैं उनका टेल टीचर, और 5 कक्षाएं हमें पढ़ाने को मिलती थी। उन कक्षाओं में पढ़ाने का बड़ा आनंद आता था। आजीविका तो थी ही, लेकिन एक गौरव भी था कि मैं शब्द ज्ञान दे पा रहा हूं। और उस दौर में या उससे पहले ही मैं तुकबंदी करने लगा था। जो धार्मिक भजन मुझे संत बनाकर दिया करते थे फिल्मी तर्जों पर, वो मैंने अपने भजन बनाने शुरू कर दिए।
फिल्मी तर्जों पर। मैं गाता था, आखिर में मानव लगाता था उपनाम। उस समय भी मैट्रिक सर्टिफिकेट में भी फूलचंद मानव है, 8वीं में भी फूलचंद मानव है। मानवता को अभय दान दो, दानवता से बढ़ने वाले इन अस्त्रों को जरा थाम लो। या मैंने कब सोचा मैं हारा, मैं तो उन पथिकों में से हूं जो माने लो मिला किनारा। मैंने कब सोचा मैं, तो शुरू से मेरा आशावादी स्वर रहा है, ऑप्टिमिज्म। जी जी, ये तो हुई बात कि आप एक टीचर बन गए जीवन में, मगर उसके बाद जैसा मेरी जानकारी में है आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी रहे। जी हाँ, बतौर क्लर्क। ये एक टीचर से उधर कैसे शिफ्ट हुए आप? जीवन दास मेरे क्लास फेलो थे मैट्रिक में। बाय चांस वो एक दिन मेरे पास एक फॉर्म लेकर आए। हम दोस्तों में ये हुआ करता था और अभी शायद होगा कि किसी लड़के को हम योग्यता मान लेते थे, उसको कहते थे यार मेरा फॉर्म भर दे। जैसे लोग ने किसी को तार दिलवानी होती है, वो टेलीग्राम भर नहीं पाता, किसी से लिखवा लेता है। तो मैं उसका फॉर्म भरने लगा नौकरी के लिए। वो SCBC में से था, जीवन दास। मैंने कहा यार एक फॉर्म और लिया, मैंने अपना भी भर दिया जी, बतौर क्लर्क। तो वो SS बोर्ड हुआ करता था, उसमें से मेरा चयन हो गया और मुझे चंडीगढ़ के उद्योग निदेशालय में स्टैटिस्टिकल ब्रांच में 30 वेज बिल्डिंग चंडीगढ़ में 11/11/1963 को प्रथम रेगुलर नौकरी ज्वाइन करने का अवसर मिला। 1963 11 नवंबर। उद्योग निदेशालय में मेरे एक योग्यतम डायरेक्टर NN वोरा साहब आए। वोरा साहब अंग्रेजी और हिंदी में लिखने पढ़ने वाले लोगों में से थे, यंग थे। जब वो नए डायरेक्टर आए तो शाखाओं में घूमे। बड़े हॉल में 22-25 मेज और कुर्सियां लगी हैं और हमारा सुपरिंटेंडेंट परिचय करवा रहा है, ये सुरजीत कौर है, ये प्रीतम सिंह है, ये मनोहर लाल है, ये फूलचंद मानव है। तो बोरा साहब मुझे सर से पांव तक, पांव से सर तक कुतुब मीनार की तरह देखने लगे। मैं शहर गया, कांप गया, जैसे मेरे से कोई अपराध हुआ हो, ये मुझे पिन पॉइंट क्यों कर रहे हैं। तो जाते समय उन्होंने कहा बेटे तुम यहाँ नहीं बैठोगे, लाइब्रेरी में बैठा करोगे, बाहर एक सेवादार होगा, पानी का मटका रखो, ताला लगा कर नीचे जाओ, लाइब्रेरी संभालो और लिखने पढ़ने का काम करो। क्योंकि मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी है धर्मयुग में, अरे मैंने तुम्हारी कविताएं सुनी है रेडियो से, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अदना कर्मचारी, चपड़ासी सेवादार छोड़ दें बाबू, एक क्लर्क से नीचे तो कोई नौकरी नहीं होती। जीवन की शुरुआत थी मेरी। उन्होंने मुझे वहां बिठाया। मैं हर साल 2 परीक्षाएं पास करता रहा। मैट्रिकुलेट होकर आया था, प्रभाकर की, बाया बठिंडा बोलते हैं, FA इंग्लिश ओनली की, BA इंग्लिश ओनली की, एडिशनल पंजाबी BA में की, एडिशनल पॉलिटिकल साइंस की, और मैं ग्रेजुएट हो गया और फूलचंद मानव BA लिखने लगा। वाह, गौरव महसूस करता था कि BA हो गया मैं। नाभा से, अदना से परिवार से आया हुआ आदमी, फूलचंद मानव भी। नेम प्लेट भी लगवाई घर के बाहर, नाभा में। नाभा में, यहाँ भी। ये तो हुआ मनोज जी 8वीं से 10वीं, फिर ना खुद पढ़ना बल्कि बच्चों को भी पढ़ाना, और साथ साथ में नौकरी और नौकरी में बढ़ोतरी। उसके बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बाद आप बठिंडा में रहे, वहाँ कैसे जाना हुआ फिर? बठिंडा मेरी 4th-5वीं नौकरी थी। उद्योग निदेशालय में 9 साल नौकरी करने के बाद 1971 या 72 में मैं MA कर गया था जी। मैट्रिकुलेट 61 में करने के बाद मेरे सहपाठी ने 1967 में MA, MCOR, MSc कर रहे थे। ईश्वर की दया से मैं भी सीढ़ी चढ़ता हुआ 1967 में ही MA कर गया पंजाबी की। हिंदी की MA पंजाब यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं थी, पंजाबी की यूनिवर्सिटी अलाउड थी क्योंकि पंजाबी मातृभाषा है। जी जी। तो पंजाबी में MA करने के बाद फिर मैंने MA हिंदी की
और हिंदी में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहा, टॉपर। एक दिन मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, एक दिन मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, और मैं एमए हो गया, डबल एमए हो गया। डबल एमए होने के बाद फिर ये बठिंडा में नौकरी? बहुत बाद की बात है। बठिंडा में मैं 76 में गया, अभी हम 76 में हैं, 71 में हैं जी। मेरे साथ वाले दोस्त लेक्चरर लग रहे थे, 300-600 का स्केल होता था टीचर का, लेक्चरर का, कॉलेज लेक्चरर का। मेरा भी सपना था कि मैं लेक्चरर बन जाऊं। मेरी नियुक्ति फिरोजपुर के किसी प्राइवेट कॉलेज में बतौर लेक्चरर पंजाबी हुई। मेरे दोस्तों ने मेरा नियुक्ति पत्र फाड़ दिया, खबरदार अगर तुम मोगा गए, अच्छा, छोटा शहर है, वहां जाकर इन माहौल को तुम तरसोगे। यहाँ अमृता प्रीतम आती है, साहिर लुधियानवी आता है, मोहन राकेश आता है, तुम्हें आदत पड़ चुकी है ऐसे माहौल में जीने की, तो वहां तुम्हें कौन मिलेगा, कौन आएगा। जी। मैंने टीचिंग लाइन छोड़ दी और पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में किसी ग्रंथ एकेडमी के समकक्ष हुआ करता था। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह भाषाविद हमारे डायरेक्टर थे। हाई पावर सिलेक्शन कमेटी थी, 3 IAS ऑफिसर, उच्च अधिकारी, डायरेक्टर साहब। उन्होंने मेरी योग्यता को, अनुभव को, मेरे पास प्रूफ रीडर का, ट्रांसलेशन का और क्रिएटिव राइटिंग का थोड़ा बहुत अनुभव था, उन्होंने मुझे असिस्टेंट एडिटर पंजाबी के तौर पर ज्वाइन करवा लिया। मैं सौभाग्यशाली मानता था, क्योंकि अगर मेरे साथ वाले दोस्त लेक्चर हो गए थे तो मैं उसी स्केल में यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक मोड में 304 नंबर कोठी सेक्टर 9D में बैठने लगा था। मैं अभी उद्योग निदेशालय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब में ही था। हाँ जी। 1970 में जब मैं क्लर्क था, एक लड़के को देखने के लिए दिल्ली से कुछ लोग आते हैं शादी के लिए। अरे कितना गुलाबी मौसम कहलाता है जी। दिल्ली महानगर कैपिटल, और मैं नाभा का जंपल। HMT पंजौर के क्वार्टरों में मुझे बुलाया गया देखने के लिए, कन्या को देखिए। मैं क्या देखूं, गरीब घर के लड़के की शादी हो जाए यही पर्याप्त है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली की लड़की महानगर मेरी शादी हो गई। गुरुदेव निर्धन, त्रिलोक सिंह आनंद, कमलेश भारती और ऐसे 10-12 और साथी मेरी शादी के गवाह हैं जो बारात में गए थे। गुरुदेव निर्धन का अपना मकाम गजल हाँ, में, बड़ी त्रिलोक महान सिंह हस्ती आनंद है। यूनिवर्सिटी के विद्वान हुए, कमलेश भारती स्थापित, और भी कई, माधोराम सरसार हुआ करता था नाभा में। तो उसके बाद दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, मैरिज हो जाती है तो कंधों पर वजन आता है और आदमी कहता है कि मैं कहीं और जाऊं। फिर मैंने जीवनोपार्जन, ये सारा मेरा दौर किराए के मकानों में चल रहा था। अच्छा। और शुरू से ही मैं पत्रिकाओं को, अखबारों को और किताबों को सहेजना शुरू कर चुका था। हल्का सा रैक लिया, किराए का मकान 27D में लिया था चंडीगढ़ में। 35 रुपए में डबल सेट मिल जाता था उन दिनों 35 रुपए में। तो 17 रुपए मैं देता था एक कमरे के, 18 रुपए में मैंने एक और लड़का रख लिया था दूसरे कमरे के लिए। मैंने क्या करना था, तो मेरे कमरे में बोरी बिछी होती थी, कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई टेबल नहीं, चौंकड़ी मारकर, आलथी पालथी मारकर मैं लिखता था तख्ती पर कागज रखकर। और मेरी माँ को मेरे पोस्ट कार्ड द्वारा पता चला कि फूल के पेट में दर्द हो गया है और वो दुखी है, अकेला लड़का चंडीगढ़ में, हाय हाय। मेरी माँ ने बोरी में तवा, परांत, बेलना, चकला, चमचे भरे और मेरे पास आ गए। संघर्ष और साक्ष्य के वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ से फिर 11-12 मकानों में मैं शिफ्ट होता रहा, किराए के मकानों में,
और जहाँ भी जाते थे किताबें बोरी में भरकर कंधों पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, नीचे सरकारी मकानों में, प्राइवेट कोठियों में, 23D में नाले के पार भी मैं किराए पे रहा हूँ। मदन लाल हसीजा मेरे साथ रहा करते थे आस पड़ोस में किराए पर, वो भी यूनिवर्सिटी टैक्स बोर्ड में आ गए थे, बाद में आए। तो इस तरह से माँ के वहाँ रहते हुए मैं और संघर्ष में सक्रिय हो गया। जब एक छत्र छाया साथ हो तो आदमी को लगता है कि मुझे आशीर्वाद है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। उद्योग निदेशालय के बाद मेरा दायित्व तो बढ़ा, अच्छा वेतन मिलने लग गया, तरक्की हो गई। यूनिवर्सिटी टैक्स बोर्ड से मैं PRO के तौर पर नियुक्त हुआ ज्ञानी जैल सिंह के साथ, लोक संपर्क अधिकारी। मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह 74 में 75 में। फूलों नहीं समा रहा था। पंजाब सचिवालय, 5th फ्लोर, PRO का कमरा जहाँ IAS ऑफिसर भी बैठते थे, प्रिंसिपल और लोग गेट पर आकर फोन करते थे इंटरकॉम पे, मानव जी मेरा एंट्री पास बनवा दीजिए। गांव का लड़का वहां तक पहुंचा, बड़ी खुशी होती थी। अपने सेवादार को, अपने क्लर्क को भेजता था, इस आकृति प्रकृति के व्यक्ति वहां हैं, उनको लिवा लो। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ था, यानी जैल सिंह के साथ था, तो थोड़ी बहुत मान भी लेते थे उन दिनों। अब तो सिलसिला इतना रसातल की ओर चला गया है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं। मैं छोटे मोटे काम हो जाते थे कहने से, बड़ा अच्छा लगता था। जागृति का एडिशनल चार्ज मुझे दिया गया, जागृति एडिटर बना दिया गया। उससे लेखन संसार में लेखकों के साथ मेरा परिचय और विकसित हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर। बंबई से सूर्य भानु गुप्त, देहरादून से सुभाष पंत, दिल्ली से सुरेश उनियाल, रमेश बत्रा, इन सब की रचनाएं आमंत्रित करके मैं जागृति में छापता था। सरकारी पत्रिकाएं प्राय यही किया करती हैं कि जो उनके पास आ जाता है उन्हीं में से चुनकर बारी बारी से लगा देती हैं। क्योंकि मेरा शौक था, मेरा मिशन था, मेरा पैशन था, तो मैं अच्छी से डॉक्टर प्रभाकर माशवे तक इनलाइन लेटर पर, अंतर्देशीय पत्र पर मुझे कविताएं भेजा करते थे लिखकर। प्रभाकर माशवे बड़ा नाम, सचिव थे केंद्रीय साहित्य अकादमी के, भारत भूषण अग्रवाल। तो उन लोगों की इनलाइन लेटर में आई हुई रचनाओं को मैं टाइप करवाता था, करेक्शन करता था और जागृति में छापने के लिए। उन दिनों मेरे आने से पहले 25 रुपये मेहनताना पारिश्रमिक दिया जाता था मानदेय के नौर पर। क्योंकि मैं खुद लेखक था, आकाशवाणी से मेरी कविताएं आने लगी थी, अच्छी पत्रिकाओं में, अखबारों में भी छपता रहा था। मिलाप प्रताप के बाद, जन प्रदीप के बाद, पंजाब केसरी बाद में आया। तो मुझे ये लगने लगा कि लेखकों का मानदेय बढ़वाया जाए। अंजना मडेकर हमारी डिप्टी डायरेक्टर हुआ करती थी। हायरार्की होती है दफ्तर की, एक PRO, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर। उनको प्रपोजल भेजी गई मेरी तरफ से कि मानदेय हमने बढ़ाना है लेखकों का। SS डावरा साहब हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। SL कपूर हमारे सेक्रेटरी थे लोक संपर्क विभाग के, और निहाल सिंह बाला हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। गुरचरण सिंह निहाल सिंह बाला सांसद थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहलाते थे। उस दौर में मैंने जागृति को 25 पैसे कीमत से बढ़ाकर 60 पैसे कीमत करवाई जी। सर्कुलेशन 3800 से 14,000 तक ले गया जागृति की। और लेखकों को 25 रुपए की बजाय 150 रुपए, 300 रुपए उन दिनों में 74, 75, 76 में मैं दिलवाने लगा था। रमेश बख्शी को छापा, लक्ष्मी नारायण लाल को छापा, और वो मेरे चमकने के दिन कहलाए, मेरे संपर्क सूत्र बन गए थे। चंडीगढ़ में नौकरी की, सचिवालय तक आप पहुंचे, इसके बाद फिर कहाँ जाना हुआ? मैं भोपाल में गया हुआ था पोएट ट्रांसलेटर्स वर्कशॉप के लिए। 1976 अक्टूबर था। वहां 7 भारतीय भाषाओं के पोएट ट्रांसलेटर को इनवाइट किया गया था
विष्णु खरे के द्वारा केंद्रीय साहित्य अकादमी के कार्यक्रम के अंतर्गत यूथ हॉस्टल में हमें ठहराया गया, आयोजन होते थे। एक दिन वो टेलीग्राम का जमाना था जी, मोबाइल नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, 76 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई की टेलीग्राम गई कि भाई तुम्हारी नियुक्ति सरकारी कॉलेज मोहाली सरकार PPSC के द्वारा तुम्हें अध्यापक चुन लिया गया है, हिंदी का टीचर। क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। ज्ञानी लाल सिंह के दौर में पटियाला में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देकर आया था और एक लंबा अरसा गुजर चुका था इंटरव्यू को। ध्यान में भी नहीं था कि मैं इंटरव्यू देकर आया हूं या कभी नियुक्त हो सकूंगा। मैं मस्त था ज्ञानी जी के साथ PRO के तौर पर, जागृति के संपादक के तौर पर। इससे बड़ा वैभव मेरे लिए क्या हो सकता था। तो वो टेलीग्राम फिर मैंने फाड़ कर फेंक दी वहां। मैंने एक दिन कॉलेज में पढ़ा नहीं, एक दिन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं। मैं कैसे स्टूडेंट को फेस करूंगा। आराम से 10 दिन की वर्कशॉप पूरी करके उस वर्कशॉप में, पोइट ट्रांसलेटर वर्कशॉप में, जगतार, सतेंद्र सिंह नूर, अमितोज और फूलचंद मानवा मंत्री थे पंजाबी की तरफ से। बेसिकली मेरा माध्यम और अभिव्यक्ति का साधन हिंदी रहा है, लेकिन क्योंकि मैं ट्रांसलेट करता था तो बतौर ट्रांसलेशन मुझे बुलाया गया था। और अमितोज वगैरह की कविताएं, उन दिनों पाश की कविताएं धर्मयुग में सारिका कथा प्रधान पत्रिका थी। लाहौर के नाम एक खत अमितोज की कविता भारत पाकिस्तान आक्रमण के दौरान मैंने सारिका में छपाई। कमलेश्वर संपादक थे, वो लोग पोस्ट कार्ड लिखकर हमें सम्मान देते थे। ऐसा समय था, आज तो संपादक एहसान करते हैं, पहले रचना की प्राप्ति सूचना आती थी, फिर आती थी कि इस रचना को स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत है, कोई और रचना भेजिए, संपादक सम्मान दे रहा है। फिर आता था कि अमुक अंक में ये शेड्यूल कर ली गई है। फिर आता था कि आपकी रचना छप चुकी है, आपको अंक भिजवाया जा रहा है। और उसके बाद कोई मनी ऑर्डर या चेक आता था। एक लेखक को 5 बार संपादक लिख रहा है, लेखक नहीं याद करवा रहा उसको। वो स्वर्णिम अवसर था हिंदी पत्रकारिता का, गौरवान्वित। फिर मैं भोपाल से लौटता हूं तो SS डावरा साहब को मैंने बात की, डायरेक्टर को, वर्दी डायरेक्टर को, और SL कपूर साहब को बात की कि मेरी सर नियुक्ति बतौर लेक्चरर हिंदी में बठिंडा हो रही है। मैं तो एक दिन नहीं कहीं पढ़ा या मैंने पढ़ाया, ना मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ ना मैंने पढ़ाया है, तो मैं कैसे। डावरा साहब ने कहा, लिसन, मैं सरकारी कॉलेज सेक्टर 11 लड़कियों के कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाता आया हूँ IAS में। मुझे जो सुख चैन वहां मिल रही थी यहां नहीं IAS में। पीसफुल जॉब, यूनिक जॉब, लाइट जॉब, यंग एटमॉस्फेयर, यू मस्ट गो एज ए लेक्चरर। तुम जाओगे वहां। उनकी प्रेरणा से आराम स्वरूप अणखी मुझे ज्वाइन करवा कर आए राजेंद्र गवर्नमेंट कॉलेज बठिंडा में। मैं चंडीगढ़ से बरनाला गया, बरनाला से अणखी मेरे घर आया करते थे अपनी पत्नी के इलाज के लिए PGI में। उनकी पत्नी और वो मेरे पास ठहरते थे। रात के 1, 1:30, 2 बजे तक अणखी जी मेरी रसोई में पकौड़े बनाया करते थे। क्या आलम था उन दिनों, और हम एंजॉय करते। फिर बठिंडा में जाने के बाद वहाँ मैं 9, 9.5 साल रहा और 1976 में मेरी नियुक्ति मोहाली में हो जाती है। ट्रांसफ़र करवाई गई, इंदू वाली ने इन्वाइट करके। जी, जब यहाँ कॉलेज खुला। चंडीगढ़, बठिंडा, मोहाली, फिर वापस। मोहाली कॉलेज में जब शुरू हुआ, मोहाली कॉलेज दारा स्टूडियो में शुरुआती दौर में आपने वहाँ पे उसको बढ़ने में, फलने फूलने में कॉलेज को अपना योगदान दिया। उसके बाद कितना जीवन आपने और नौकरी की, कितना समय? दारा स्टूडियो में सरकारी कॉलेज मोहाली शुरू किया गया था। दारा स्टूडियो का हाल किराए पे लिया गया था जी, 6 फेज मोहाली में। ये 19 एकड़ की जो कैंपस है हमें नहीं मिला था, और वहाँ हम लोग छोटे छोटे कैबिन बनाकर अपनी क्लासें लिया करते थे। आत्मजीत होते थे मेरे साथ हिंदी में, पंजाबी में, मैं हिंदी में था, कुछ लोग अंग्रेजी में थे, और इंदू वाली हमारी प्रिंसिपल थी। तो वहाँ से इंदू वाली के असर सूख के कारण ये बिल्डिंग बनी। हम वहाँ से शिफ्ट कर आए और
मोहाली के सरकारी कॉलेज को निर्मित करते हुए एक स्टूल पर बैठकर इंदु बाली प्रिंसिपल उस कैंपस में ईंट ईंट अपने सामने लगवा रही थी, चिनवा रही थी। कैसे बोला जा सकता उस प्रिंसिपल को? वो कहानीकार थी, उपन्यासकार थी और दयालु महिला थी। कॉलेज के बाद कब रिटायरमेंट हुई आपकी? 2003, 31 दिसंबर 2003। 20 साल 19 साल मैंने मोहाली कॉलेज में पढ़ाया। अंगद के पैर की तरह एक जगह बैठा रहा। बड़ा मुश्किल होता है पंचकुला में, मोहाली में लगातार 2 दशक तक नौकरी करना। तीसरे साल, 5वें साल, 10वें साल ट्रांसफर कर दी जाती है होशियारपुर, फिरोजपुर, ना जाने कहाँ का। सर्विस के बाद आपने बहुत जगह का दौरा किया, फिर कैसा अनुभव रहा? नौकरी के चले जाने का दुख हुआ या उसका सुख महसूस किया कि अब बहुत पढ़ा लिया, बहुत कर लिया? कैसा? मैं संतुष्ट रहा अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही। जो कुछ मुझे नसीब हुआ मेरे भाग्य से हुआ, मेरी लगन से हुआ, मेरी मेहनत से, श्रम से हुआ। मैंने कभी दंभ नहीं किया। बाद में आ गया हो तो उसके कारण रहे होंगे। कुछ लोग मुझे दुर्भाषा कहकर भी बुलाते रहे अपनी गतिविधियों के कारण, अपने आक्रोश के कारण। मुझे कोई खेद नहीं। तो रिटायर होने के बाद 22D में 3728 मुझे कोठी मिली हुई थी, सरकारी आवास। अब चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में रहना दिल्ली के कनॉट प्लेस में रहने के बराबर कहलाता है। हर लेखक 22 सेक्टर में आता था तो मेरी बेल बजाता था। कभी कभी मैं इतना संतप्त या दुखी हो जाता था, अपनी साधना में लगा हुआ हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, और मेरे बच्चे मेरे आग्रह पर बोल दिया करते थे कि पापा घर नहीं है। मुझे तो लिखना था। बच्चे आपके 2 बेटियां, 1 बेटा, ये जीवन के आप कहाँ नौकरी कर रहे थे जब ये बड़े हो रहे थे? क्या जीवन था उस वक्त? तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी थी। बड़ी बेटी प्रवीण सिंह स्कूल टीचर हुई, चंडीगढ़ में ही हुई। छोटी बेटी ममता छतवाल होम्योपैथी की डॉक्टरी कर गई, जो कि MBBS के बराबरी कहलाती है। और बेटा होटेलियर बना, होटल लाइन में उसने डिग्री वगैरह की और अपना काम शुरू किया। यहाँ किया, दिल्ली में किया, सीखा, व्यक्तिगत किया, नौकरियाँ की, और अपने बलबूते पर 24 साल पहले सिडनी निकल गया जी। मैरिड था, 1 बच्चा था उसके, मेरा पोता 1 साल का था। उसको लेकर जाना। ममता के बच्ची हुई पहले आयुषी, और ममता की शादी सबसे बाद में हुई, सबसे छोटी थी। तो ये पारिवारिक सुख की इंतहा थी, चरम था, जब मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। योगेश्वर कौर ने मुझे हर पल पर साथ दिया, मेरी पत्नी ने। चंडीगढ़ से आपके कितने सारे अखबारों में, पत्रिकाओं में जो एड्रेस छपा होता है, 239 दशमेश नगर डिकोली, ये एड्रेस कब हुआ? मैं बताता हूँ। जब मैं कलकत्ता की साप्ताहिक पत्रिकाओं में छपता था, जैन भारती, अनुव्रत, 1961-62, तब सब्जी मंडी नाभा लिखा जाता था, पता मेरा। अच्छा। सब्जी मंडी में हमारा मकान था, सब्जी मंडी नाभा। फूलचंद मानव नाभा लिखा जाता था, किसी को पता नहीं चलता था कौन फूलचंद मानव है और कहाँ का है नाभा में जी। तो मैंने सब्जी मंडी, हर आदमी में एक भावना होती है। वहां से फिर जब मैं चंडीगढ़ में आया, 185 11F 23D 23A चंडीगढ़ का पता देने लगा। सूद साहब का घर था। मेरे पास तो अस्थाई आवास होते थे, किराए के मकान। तो मैं चाहता था कि मेरा पता अखबारों में छपता है, पत्रिकाओं में छपता है, मिलाप में, प्रताप में और अखबारों में, पत्रिकाओं में भी, तो मेरी डाक सुरक्षित रहे। और डाक मेरे लिए मेरे जीवित होने का प्रमाण है। किसी दिन मुझे चिट्ठियां ना आए, पत्रिकाएं ना आए, अखबार ना आए, मुझे लगता है मेरी इतिश्री हो चुकी है। अब तक, अब भी पत्रिकाएं आती हैं, किताबें आती हैं, रजिस्टर आती हैं, स्पीड पोस्ट आती हैं, मुझे अच्छा लगता है।
क्योंकि संपर्क हैं, संवाद हैं, तभी कोई देगा भेजेगा। तो उसके बाद मेरा पता नहीं बदला जब तक मैंने चंडीगढ़ नहीं छोड़ा। बठिंडा गया तो 51 सिविल स्टेशन बठिंडा किसी और का घर था, मैं किराए के मकान में रहता था, थर्मल प्लांट कॉलोनी में रहता था, सरकारी कॉलेज बठिंडा में था। मैंने ना कॉलेज का पता दिया कभी, ना अपने स्थायी मकान का पता दिया। 51F सिविल स्टेशन बठिंडा, ये मेरा पता छपता रहा। वहाँ से जब मैं मोहाली आ गया तो 6 फेज में रहा। शुरू में आत्मजीत मेरे पड़ोस में रहते थे, करनैल सिंह सोमल मेरे पड़ोस में थे, और भी कुछ परिचित दोस्त थे वहाँ पे। NS रतन वहाँ आया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन 2003 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद 2004 में मेरी पत्नी के सौजन्य और सहयोग से ये मकान खरीदा गया और ये मेरा स्थायी पता आज भी है। 239 दशमेश एनक्लेव ढकोली जयपुर। हाँ, ये बहुत मशहूर पता है। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इस इलाके में किसी को भी इस पता पूछकर आया जा सकता है। मानव जी, आपने अपने जीवन के बारे में हमें बहुत सारा बताया, जानकारी दी। एक सामान्य पाठक, एक सामान्य दर्शक इस बात को समझ सकता है कि एक छोटे से गांव से, छोटे से शहर से चला हुआ व्यक्ति कहाँ कहाँ तक यात्रा करता है और अपनी उपलब्धियों को साकार करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको।